हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। आज के इस वीडियो में बेटे मैं आपको मई 22 एग्ज़ाम्स का ग्रुप 1 का अकाउंट्स का पेपर डिस्कस करके देने वाला हूँ। सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग का पेपर मई 22 एग्ज़ाम्स में जो आके गए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इस पेपर को उस दिन डिस्कस नहीं करा जिस दिन पेपर हुए थे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैंने अगर पेपर का रिव्यू उस दिन दे दिया होता और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत हो गया होता तो वो डिप्रेस हो जाता। बच्चा कहता यार मेरे तो नंबर ही नहीं आए, वो पता नहीं अगले पेपर देगा कि नहीं देगा। हो सकता है अगले पेपर उसके और भी अच्छे हों और उसका ग्रुप निकल जाए और मेरे रिव्यू देने की वजह से उस बच्चे का मनोबल टूट जाए और वो पेपर देने ना जाए। इसलिए मैंने उस दिन रिव्यू शेयर नहीं किया। अब आपके ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स निपट गए हैं, अब आप इस रिव्यू को देख सकते हैं। और मैं इस पेपर में किसी भी क्वेश्चन को लेके परेशान नहीं हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन को लेके। और मैं इंस्टीट्यूट से ज़बरदस्त तरीके से नाराज़ हूँ। इंस्टीट्यूट ने इस तरह का गंदा, वाहियात और डिस्प्यूटेड क्वेश्चन क्यों दिया। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 प्री इनकॉर्पोरेशन वाले क्वेश्चन की। वो पीसी तुलसियान का 10 साल पुरानी किताब का, मतलब पहले सिलेबस होता था आईपीसीसी का, तो आईपीसीसी की बुक में से कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम नंबर 12 पकड़ा दी इन्होंने। और डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है ये, वाहियात किस्म का। वो किताब 10 साल पुरानी है, लॉ में इतने चेंजेस आ गए हैं, तो लॉ के चेंजेस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए था पेपर में। उसमें वर्डिंग डिस्प्यूट है, उसमें सीओबी का और प्री इनकॉर्पोरेशन का आपस में पॉइंट्स में डिस्प्यूट है। एक पॉइंट में कुछ कह रहा है, दूसरे में कुछ कह रहा है। जिस बंदे ने वो क्वेश्चन उठा के डाला है पेपर में, 1 नंबर का नालायक बेवकूफ़ आदमी है, उसको ये पता ही नहीं लॉ में चल क्या रहा है। तो मैं प्री इनकॉर्पोरेशन के क्वेश्चन को लेके बहुत नाराज़ हूँ आईसीआई से। वो बच्चों को नहीं देना चाहिए था, वो एक तरह से मतलब ज़बरदस्ती की है इन्होंने। भाई जब आपके लॉ में ऐसा प्रोविज़न ही नहीं है आजकल, तो मैं आपको क्या करूँगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट में डिस्कस करके दूँगा। और मैं उसमें पहले आपको कंपनी लॉ के प्रोविज़न्स बताऊँगा कि 2015 में क्या था, 2015 के बाद ओमिशन आ गया, फिर 2018 में क्या सेक्शन ऐड हुआ और उसके अकॉर्डिंग क्या ये क्वेश्चन स्टैंड करता है, और अगर करता है तो वर्डिंग मैच नहीं करती। मेरी बात समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 20 मार्क्स का। पहली बात तो प्री इनकॉर्पोरेशन की औकात नहीं है 20 नंबर की। इन्होंने जो सेक्शन वाइज हमें मार्क्स बताए हैं, इंस्टीट्यूट की जो मार्किंग स्कीम है उसमें वो 20 नंबर का क्वेश्चन फिट ही नहीं होता। तो प्री इनकॉर्पोरेशन की पहली बात तो औकात नहीं है 20 नंबर के क्वेश्चन की, और ऊपर से वो 20 नंबर का क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो डिस्प्यूटेड है, वो वर्डिंग के अकॉर्डिंग जस्टिफाई नहीं करता। उसमें सीओबी और प्री इनकॉर्पोरेशन का लफड़ा है और क्वेश्चन की वर्डिंग कुछ और कहती है। किताब में से किसी, यार आप किसी ऑथर की किताब में से क्वेश्चन उठा भी रहे हो तो कम से कम क्वेश्चन तो ढंग का लो। उस ऑथर ने भी कहीं ना कहीं से चिपकाया होगा। तो बस एक क्वेश्चन को लेके मेरी नाराज़गी है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और वो मान लो गलत हो भी गया, तो भी उसके पास 80 नंबर का पेपर है। एग्जामिशन के चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि बाकी का सारा पेपर नॉर्मल पेपर था। मैं सारे क्वेश्चन गो थ्रू करूँगा, मैं फटाफट कुछ नहीं करूँगा, मैं ढंग से रिव्यू दे के जाऊँगा ताकि बच्चे अपना पेपर टैली कर लें। ठीक, तो मैं इसमें ऐसा करता हूँ, पीछे से शुरू करता हूँ। पीछे का मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से सारे बच्चों को पता है पहला क्वेश्चन कंपलसरी है 20 नंबर का, और फिर आगे जो 5 क्वेश्चन होते हैं 20-20 नंबर के, उसमें से 4 करने होते हैं। तो 20-20 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से 5 करने होते हैं। पहला कंपलसरी होता है और आगे 5 में से 4 करने होते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन ने, मान लो अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन का चुनाव किया हो, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 को चुना होगा, क्योंकि उसमें 5-5 नंबर के 4 होते हैं और सारे क्वेश्चन ईजी थे वो। लेकिन प्री इनकॉर्पोरेशन सर अट्रैक्ट करता अपनी तरफ। तो अगर किसी बच्चे ने प्री इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन पढ़ा होगा तो वो उसका सेकंड पॉइंट पढ़ते ही उसका माथा ठनका होगा कि यार इसके सेकंड पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ गुड्स वाले में। तो मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है कि ज़्यादातर बच्चों ने प्री इनकॉर्पोरेशन को पहले चूज़ किया होगा, लेकिन उसका सेकंड पॉइंट पढ़ते ही माथा ठनका होगा, छोड़ दिया होगा कि पता नहीं यार इसमें सेकंड पॉइंट में ये उल्टी सीधी वर्डिंग का इस्तेमाल क्या कर रहा है।
लेकिन जिन बच्चों ने प्री इनकॉर्पोरेशन अटैम्प्ट किया है और उनसे गलती हो गई है, मैं आपको बिल्कुल ब्लेम नहीं करता, गलती है ICAI की इस तरह का उल्टा सीधा क्वेश्चन उठाने के लिए। बच्चों की कोई गलती नहीं है उसके अंदर। सर हम कुछ कर तो सकते नहीं ICAI का, है ना, मदर बॉडी है, मर्जी चलाते हैं अपनी, और तरह तरह के बंदे बिठा रखे हैं पेपर बनाने के लिए। आपके पास स्टडी मैट है, RTP है, MTP है, यार इतना कुछ सजेस्टेड आंसर है, बच्चे से पूछो ना कुछ भी, उल्टी सीधी चीज़ें क्यों मांग रहे हो आप। तो बाकी का सारा पेपर मैं डिस्कस कर देता हूँ जी। प्री इनकॉर्पोरेशन वाला पॉइंट मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा, मैं बच्चों का शुरू में दिल नहीं तोड़ना चाहता, ठीक है जी। और मैं आपको लेके आता हूँ, सबसे पहले है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। मेरे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इन्होंने पूछा हमसे, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने 5 पार्ट दिए हैं, A B C D E, 5 में से 4 करने हैं, उसमें भी एक चॉइस है, 5 में से 4 करने हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो मैं इसमें कुछ चर्चा करने वाले के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे बताने लायक कुछ है नहीं। ये तो क्लास में आपने किए हुए हैं डिट्टो क्वेश्चन, ये तो आप किताब उठाएंगे तो पता लग जाएगा। ये जो 6A है, ये पूछा इन्होंने कंपनी फाइनल अकाउंट्स में से, और ये तो हमारा क्लास बुक का, सर मैंने नोट देखा था, ये हमारा क्लास बुक का सर क्वेश्चन नंबर 7 है। करना क्या है, ये नेट प्रॉफिट लेना है, नेट प्रॉफिट लेना है, और ये इसमें ऐड बैक कर देना है, और डेप्रिसिएशन जो अलाउेबल है ये माइनस कर देना है, प्रोविज़न डिसअलाउ होते हैं और एक्चुअल खर्चा अलाउड होता है। लो जी, प्रोविज़न आपके डिसअलाउड होंगे। प्रॉफिट आपका बिफोर इनकम टैक्स है, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स को ऐड बैक करने का सवाल ही नहीं पैदा होता जब आपका प्रॉफिट ही बिफोर टैक्स है। और अगर ये आफ्टर टैक्स होता तो प्रोविज़न फॉर टैक्स भी ऐड बैक कर देते। तो ये 4 चीज़ें प्लस माइनस मार के आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद एक होल टाइम डायरेक्टर है जी तो 5% है जी, 2 हैं तो 10% है जी, 100 ही हैं तो 11, वो रेशो लगा के आपको रेमुनरेशन बताना है। सर क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लास बुक के अंदर है, कट कॉपी पेस्ट सेम क्वेश्चन आया, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी पक्का। अच्छा जी, फिर मैं आपको लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6B में। ये देखो, ये वो 3 केस दे रखे हैं भाई। ये जो 6B है, ये आया बोनस शेयर्स में से। किस में से आया? बोनस शेयर्स में से आया सर। और इसमें करना क्या है, आपको अच्छी तरह से पता है, पार्टली पेड अप शेयर्स को बोनस इश्यू नहीं किया जा सकता। तो पार्टली पेड अप शेयर्स को पहले फुली पेड अप बनाना पड़ता है। तो पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप करने के लिए आपको पहले 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर हम बोनस शेयर इशू कर देंगे। और बोनस शेयर इशू करने के लिए आपके पास CRR पड़ा है, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा है, आपके पास P&L पड़ा है। और क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर बोनस कॉल का क्वेश्चन आ जाए तो बोनस कॉल के अंदर हम 2 रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, CRR एंड प्रीमियम। तो अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर फुली पेड अप में कन्वर्ट करते हैं बाय वे ऑफ बोनस कॉल, तो सिर्फ P&L और GR का इस्तेमाल किया जा सकता है, ओनली फ्री रिजर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन एक सीधा साधा आरामदायक क्वेश्चन था बोनस शेयर का। तो बोनस शेयर में आपको CRR, प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L सब यूज़ करने की इजाज़त है। सेक्शन 63 सब ने पढ़ा हुआ है। तो पहले इसमें एक फाइनल कॉल की एंट्री मारनी थी, फाइनल कॉल को रिसीव करने की एंट्री मारनी थी, और फिर उसके बाद बोनस की एंट्रियाँ डालनी थी। और ये हमने क्लास में किया हुआ है सर क्वेश्चन। ऐसे कई क्वेश्चन है हमारे पास। ये कौन सा था हमारा क्वेश्चन में, क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 था। ये क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है सर। ये क्लास बुक में देखोगे सेकंड क्वेश्चन यही है, फिगर्स भी वही हैं। ठीक है जी, पहले 2 एंट्रीज
फाइनल कॉल और उसके कलेक्शन की, फिर आपको बोनस शेयर की एंट्रियाँ डालनी थी, और फिर कंपनी ने एक पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिया कि जी कंपनी ने ना राइट शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 2 for 5। क्या प्राइस रखा है? 12 रुपये। सारा पैसा आ गया है। तो ये 90,000 शेयर्स हैं। बोनस की रेशियो बताओ क्या है? बोनस की रेशियो है जी 1:4। और बोनस कब दिया है इन्होंने? 15 अप्रैल को दिया है बोनस। नहीं, ये तो कॉल मनी है। उसके बाद लिखा हुआ है देयर आफ्टर, और ये जून। इसका मतलब राइट बोनस शेयर पहले है, राइट इशू बाद में आया है। इसकी रेशियो है 1:4। मेरे पास थे 90,000 शेयर, तो इसके ऊपर लगाऊंगा मैं 1/4। कितना आया? तो 90,000 शेयर्स का 1/4 22,500। तो इसका मतलब राइट इशू से पहले मेरे पास 1,12,500 शेयर हो गए हैं। अब मैं इसका करूँगा 2/5। जिस दिन राइट इशू किया उस दिन, मतलब बोनस पहले है राइट बाद में है, तो बोनस शेयर इशू हो चुके होंगे। कंपनी के पास 1,12,500 शेयर होंगे। कंपनी ने राइट शेयर इशू किए हैं जून में, और साफ साफ कह रहा है जी सारा पैसा आ गया जून में। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, चलो ये काम ख़त्म करो। 1,12,500 इंटू 2/5, 45,000 शेयर्स का न्यू इशू आया जी 12 रुपये के हिसाब से, तो 5,40,000। इसके दो हिस्से बन जाएंगे। 10 रुपये की कैपिटल, 2 रुपये का प्रीमियम, 4.5 लाख रुपए की कैपिटल और 90,000 रुपये का प्रीमियम। ये कोई क्वेश्चन है जी? बताओ। काम ख़त्म। पहली 2 एंट्रियां फाइनल कॉल और उसके कलेक्शन की, अगली 2 एंट्रियां बोनस की, और अगली 2 एंट्रियां राइट शेयर की। और राइट शेयर आपको 1,12,500 में निकालना है 2/5 के हिसाब से। ये क्वेश्चन थोड़ा ना बेटे कोई, ये तो मतलब अगर एक क्वेश्चन इन्होंने गंदा दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक थे। मैं इसके सी पार्ट में आ गया। ये जो सी पार्ट है ये इन्होंने पूछा AS1 में से। आपको ये बताना था कि ट्रू है या फॉल्स है। बच्चा कहता है जी ये क्वेश्चन क्लास की बुक में तो है नहीं है। कहाँ था ये क्वेश्चन? अभी खोलो, टेलीग्राम चैनल खोलो। मैंने आपको MTP कराई थी, बोलो हाँ या ना। MTP करा के आया हूँ अभी। कौन सी MTP? MTP मार्च 22 के लिए, और टेलीग्राम पे पड़ा है वीडियो। उसका क्वेश्चन नंबर 1A देखो, वहाँ से उठा के क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। अगर किसी बच्चे ने MTP का वीडियो खोला ही नहीं, देखा ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आपको बार बार कहता हूँ RTP के वीडियोस देखो, MTP के वीडियोस ज़रूर देखो। ये MTP, और आपको ये भी पता है मैं RTP MTP में सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो क्लास बुक में कवर्ड नहीं होते, जो मुझे लगता है इक्का दुक्का क्वेश्चन नए आए हैं। तो ये मैंने समझाया था आपको। तो ये MTP मार्च 22 का क्वेश्चन नंबर 1A है, और आप चेक कर सकते हैं। मतलब कुछ भी नया नहीं है। देखो जहाँ ICI गलत है, इंस्टीट्यूट ज़बरदस्ती करेगा, मैं ICI को बोलूँगा। जहाँ बच्चे की तरफ से कमी है सर, वहाँ बच्चे की तरफ से बोलूँगा। जहाँ मेरी तरफ से कमी है सर, मैं एक्सेप्ट करूँगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ये हमारा सर D पॉइंट है। ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मज़ेदार क्वेश्चन है। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है सर। मैंने जो क्लास में 17वां क्वेश्चन कराया था, कट कॉपी पेस्ट पकड़ा दिया इन्होंने। और इन्होंने क्या किया, वो जो क्वेश्चन नंबर 17 था वो 20 नंबर का क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सारा पूछा था। इन्होंने सिर्फ ऑपरेटिंग पूछा है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन काट दी उन्होंने, और सिर्फ ऑपरेटिंग से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है बेटे। आपको क्लास बुक खोलेंगे 17 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, फिर मेरे पास है ये इसका E पॉइंट। किस चीज़ का है जी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जी। जनरल क्वेश्चन था ये, जनरल क्वेश्चन। कैसे? सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया हमें कि 1 अप्रैल को इन्वेस्टर ने हैज़ वर्ड यूज़ हुआ है, खरीदे नहीं है, पुराने हैं।
5,000 इक्विटी शेयर है इनके पास, किसी लिस्टेड कंपनी के खरीदे थे, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, और इन्होंने 15 रुपये के हिसाब से खरीदे थे, और एक ब्रोकरेज पे की थी और एक स्टैम्प ड्यूटी पे की थी। तो आपको करना क्या है, आपको बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आपको बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर नंबर अमाउंट, पर्टिकुलर नंबर अमाउंट। क्या बता रहा है क्वेश्चन, 1 अप्रैल, लो जी 1 अप्रैल, टू बैलेंस बीडी 5,000 शेयर हैं, कितने में खरीदे थे, 5,000 प्लस, नहीं 5,000 इंटू 15 प्लस 3%, 2% ब्रोकरेज है, 1% स्टैम्प ड्यूटी है, तो 77 250 में खरीदे थे। मैंने क्या किया, 5,000 शेयर लिए, 15 से गुना किया, उसमें 3% खर्चे जोड़ दिए, ये बन गया। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 15 मई को जी इन्होंने और शेयर खरीदे हैं 5,000, और ये खरीदे हैं 18 रुपये, लेकिन इसमें ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमारा तो काम बन गया। मैं एक एंट्री और डाल दूंगा, लो जी 15 मई को मैं लिख दूंगा टू बैंक, 5,000 90,000, 10,000 शेयर हो गए मेरे पास। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, 26 अगस्त को एक बोनस शेयर की एंट्री मारनी है आपने, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। तो बोनस शेयर के लिए आपको पैसे थोड़ा ना देने होते हैं, ये लो 2 बोनस शेयर, 1:1। आपके पास टोटल कितने शेयर्स हो गए, 10,000, लो कॉस्ट आपकी नील है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आगे क्या कहता है, 23 अक्टूबर को जी इन्होंने एक राइट शेयर अनाउंस किए हैं, और इन्होंने सब्सक्राइब करने के लिए बोला जी 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, 1 for 2। तो मेरे पास 5,000 5,000 10,000 10,000 और 10,000 20,000 शेयर हैं। 20,000 शेयर पे अगर मैं रेशो लगाता हूँ 1 for 2, तो मेरे पास 10,000 शेयर की ऑफ़र है 20 रुपये के हिसाब से। मैंने क्या किया, 1/4 तो किसी और को दे दिया, 1/4 10 रुपये ले लिए उससे, बाकी मैंने सब्सक्राइब कर लिए। तो इसका 3/4 कितना बनता है, ये बनते हैं 7500 शेयर, कितने रुपए के हिसाब से, 20 रुपये के हिसाब से। तो मैं यहाँ लिखूँगा टू बैंक, 7500 शेयर ले लिए मैंने, 15,000 रुपये दे दिए, 1.5 लाख रुपये दे दिए जी 20 रुपये के हिसाब से। और इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि आपने शेयर कम राइट खरीदे हैं, आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि राइट से पहले मार्केट प्राइस क्या था, राइट के बाद मार्केट प्राइस क्या है, डिक्लाइन कितना आया है। तो सेल ऑफ राइट को आप रिकवरी तो मान ही नहीं सकते, सेल ऑफ राइट आपका P&L में चला जाएगा। तो आपने अगर 2,500 शेयर 10 रुपये के हिसाब से 25,000 कमा भी लिए हैं, उस पर हम नोट लिखाएंगे कि सेल ऑफ राइट हैज़ बिन क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अज्यूमिंग एन इनकम ऑन शेयर्स। बस, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स इट। जय श्री राम बोलो, काम खत्म हो गया। ये क्या डेट थी जी इसकी, 23 अक्टूबर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा जी आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है इन्होंने जी 10,000 शेयर बेच दिए हैं 25 रुपये के हिसाब से। तो कोई बात नहीं, एवरेज कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट लॉस निकाल लेना, और लास्ट में 11 रुपये पे वैल्यूएशन करा देना, डिविडेंड का कोई झंझट ही नहीं है। लो जी क्वेश्चन हो गया आपका। जब इस क्वेश्चन में डिविडेंड का कोई झंझट नहीं है, हमने तीसरा कॉलम डिविडेंड का बनाया ही नहीं, इनकम का बनाया ही नहीं, सेल ऑफ राइट पे एक नोट लिखाना जी, P&L में जाएगा। क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे तो लगता है बच्चों को 5 मिनट लगेंगे करने में। जिस हिसाब से हम क्वेश्चन क्लास में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का लेवल कुछ खास नहीं था। मुझे लगता है कि बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट ज़रूर किया होगा, और इसमें से पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों को, क्योंकि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा जी, मैं आपको लेके आ रहा हूँ जी
मैं आपको लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। 6 तो हो गया, 6 में कुछ खास था नहीं, मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5 में। लो जी सर, मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल चेक कराऊंगा जी आपको। ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया हुआ है, बस इसमें 1-2 पॉइंट इन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिए। ये देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 मार्क्स के लिए पूछा गया और ये क्वेश्चन है सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। ये क्वेश्चन है रिडम्पशन ऑफ पीएससी का और इस क्वेश्चन में कैश की प्रॉब्लम है। कैसे पता लगा कैश की प्रॉब्लम है? वो हमें पता लगा यहाँ कि आपको 50,000 रुपये बैंक बैलेंस छोड़ के चलने हैं। तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये छोड़ने हैं, यानी बैंक अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 50,000 रुपये होना चाहिए आपके पास। कोई बात नहीं जी, ये सारा क्वेश्चन हम अभी एक बार रीड कर लेते हैं, मैं आपको एंट्रीज वेंट्री सब चेक करा देता हूँ। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें जो बोला 1 अप्रैल को कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि फाइनल कॉल की जाए 20 रुपये की प्रेफरेंस शेयर्स पे। ये बात सारे बच्चों को पता है कि जब तक आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फुली पेड अप नहीं है उसको रिडीम नहीं किया जा सकता, और अगर पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो फाइनल कॉल करो, उसे फुली पेड अप करो, और अगर कोई डिफ़ॉल्टर है तो उसको रोको, बाकियों की पेमेंट कर दो। मैंने आपको बताया था फाइनल कॉल क्यों करते हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर पैसा मंगवा के फिर वापस ही करना है तो क्यों मंगवा रहे हो? डिफ़ॉल्टर को टेस्ट करते हैं हम यहाँ पे कि कोई बंदा डिफ़ॉल्टर तो नहीं है कहीं। और फिर एक पॉइंट और बताया था कि अगर आपकी बैलेंस शीट में 2 तरह की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, एक फुली पेड अप एक पार्टली पेड अप, और क्वेश्चन साइलेंट हो तो फुली पेड अप को रिडीम कर देंगे, पार्टली पेड अप को फ्रेश इशू मान के रोक लेंगे, फ्यूचर में देखेंगे। पर यहाँ पे मेरे पास एक ही तरह की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो मुझे इसको फुली पेड अप करना ही पड़ेगा। 20 रुपीज़ की कॉल मुझे मंगवानी पड़ेगी। तो ये जो 20 रुपये की कॉल है, 650 शेयर हैं, तो 13,000 रुपये के आसपास बनते हैं। तो अगर आप पूछें जी एंट्रीज क्या डलेंगी, मैंने लिखा जी जर्नल। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं रफ चेक करा रहा हूँ, पेपर का रिव्यू दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा कि आप चेक कर सको करना क्या था इसमें। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों ने डाली होगी इसमें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनल कॉल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। परसेंटेज वगैरह आप डाल लेना भी। 650 शेयर हैं, 20 रुपये के हिसाब से 13,000 रुपये हमने ड्यू किए होंगे। सेकेंड एंट्री में हमने लिखा होगा बैंक डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 13,000 रुपये। ठीक है जी, चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ। इस एंट्री को पास करने से क्या होगा, अब मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 65,000 की हो गई है, 650 शेयर है, 100 रुपये का एक फुली पेड अप हो गई है। अब मैं इसको रिडीम करने की योजना बना सकता हूँ, और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ आगे देखो, टू रिडीम द सेम एट प्रीमियम ऑफ 10% दिस। तो 65,000 की कैपिटल है, 6,500 का प्रीमियम चाहिए, 71,500 का इंतज़ाम करना है आपने। डेट्स वगैरह आप डाल लेना जो भी हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 71,500। अब इसका इंतज़ाम करना है। इसके बराबर या तो न्यू इश्यू करो या CRR बनाओ, एक काम तो आपको करना पड़ेगा, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, है ना। फिर क्वेश्चन आगे क्या कहता है जी, इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स थे जी जिसकी फेस वैल्यू 20,000 है, इसको बेच दिया गया मार्केट प्राइस पे 150% फेस वैल्यू का, यानी 20,000 की फेस वैल्यू है और 150% पे बेच दिया हमने, तो कितने रुपए आ गए हमारे पास? 30,000 रुपये आ गए होंगे हमारे पास, 30,000 रुपये आ गए होंगे। तो मेरे पास एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, फेस वैल्यू है 50,000, 1 लाख रुपए में खरीदी हुई उत्तरी,
कॉस्ट ज़्यादा है जनाब, 1 लाख रुपए की कॉस्ट है। इसका मतलब ये, अगर 1 लाख रुपए की कॉस्ट 50,000 की फेस वैल्यू के लिए है तो 20,000 की फेस वैल्यू के लिए कॉस्ट कितनी होगी? 40,000। इसके लिए एक वर्किंग नोट आपने बनाया होगा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 है जी। अब हमने बेचा कितने में है? हमने इसको बेचा है 150% पे, तो हमारे पास आए कितने हैं? हमारे पास आए हैं 30,000। हमारे पास आए हैं 30,000। तो हमें इन्वेस्टमेंट्स को बेचने पे कितना लॉस हो गया? हमें इन्वेस्टमेंट्स को बेचने पे 10,000 रुपये का नुकसान हो गया। उत्तरी हम एक एंट्री डालेंगे इसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज़, 20,000 इंटू 150%, और हम लिखेंगे जी टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिखेंगे जी 40,000 रुपीज़। ये कॉस्ट है हमारी। तो P&L डेबिट 10,000 रुपये, बैलेंसिंग फिगर। लॉस ऑन सेल लिखना चाहो, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, बाद में P&L में डाल सकते हो, सीधा भी P&L डेबिट कर सकते हो, नरेशन में लिख सकते हो, आपकी मर्जी। जो प्रेजेंटेशन करना है करो, इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, नंबर आपको पूरे मिलने। अब क्या हो जी हमारा अगले पॉइंट में, इट इज़ डिसाइडेड टू इशू sufficient number of equity share of 10 each at a premium of 25%। अगर 10 रुपये का शेयर है, 25% प्रीमियम है, 2.5 रुपये का प्रीमियम हो गया, 12.5 रुपये का इश्यू प्राइस है, मतलब एक शेयर इशू करने पे 12.5 आ जाएंगे, लेकिन आपको 50,000 रुपये छोड़ के चलने हैं बैंक अकाउंट में। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनेगा। फिर मुझे बताओ मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है? मेरे पास बैंक बैलेंस है 28,500 का। एक वर्किंग नोट बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ डेफिसिट इन कैश अकाउंट। हम इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कि जी 28,500 का ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया हमने तो 30,000 रुपये आ गए। अच्छा जी, फाइनल कॉल से कितने पैसे आ गए? फाइनल कॉल से जी 13,000 रुपये आ गए। अच्छा, अब हमें रिडम्पशन कितने का करना है? हमें रिडम्पशन करना है जी 71,500 का। क्लोजिंग बैलेंस कितना छोड़ना है? क्लोजिंग बैलेंस छोड़ना है जी 50,000 का। अब बताओ नेट रिक्वायरमेंट कितनी है? नेट डेफिसिट कितना है? तो 28,500 मेरे पास है, 30 आ गया, फिर 13,000 भी आ गया, मेरे को जी 50,000 रुपये चाहिए। अगर 50,000 चाहिए, 12.5 से डिवाइड कर लो। एक बच्चा कहता है जी आप इंक्लूडिंग प्रीमियम डिवाइड करा रहे हो, आपको 10 रुपये से डिवाइड करना चाहिए। अगर बेटे मैं 10 रुपये से डिवाइड करता हूँ तो मेरे नंबर ऑफ़ शेयर बनते हैं 5,000, फिर मैं इसको गुना करूँगा 12.5 से, तो ये मेरे पास 62,500 आ जाएंगे। जब आप एंट्रीज मारोगे तो जो कैश बैलेंस है वो 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा आपके पास। 50,000 का तो इंतज़ाम करके चले ना। और अगर आप पैसे फालतू, आपकी रिक्वायरमेंट है 50,000 की, आप मंगवा रहे हो 62,500, कैश बढ़ेगा आपके पास, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस 50,000 की जगह आपको ज़्यादा दिखेगा, तो आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे। क्वेश्चन में 50,000 रखने को बोला तो 50,000 ही रखो ना, इसलिए आपको 50,000 के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये बात मैंने रिविजनरी वीडियो में भी बताई थी आपको। ये रहा, हमने यहाँ पे डिवाइड किया 12.5 से, 50,000 12.5, तो 4,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे आपको। 40,000 की कैपिटल आ जाएगी और 10,000 रुपये का प्रीमियम आ जाएगा आपके पास इससे। तो हम इसमें एंट्री डाल देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, टू प्रीमियम 10,000, बात ख़त्म। अच्छा, अब क्या होगा, अब आपको CRR बनाना पड़ेगा। आप मुझे बताओ कितने की कैपिटल है आपके पास? 65,000 की। आपने न्यू इशू कितने का किया है? 40,000 का। तो CRR कितना बनेगा? 25,000 का। तो CRR कहाँ से बनता है? फ्री रिजर्व में से बनता है। फ्री रिजर्व बताओ है आपके पास? चेक करो, क्या फ्री रिजर्व है आपके पास? चेक करो, फ्री रिजर्व है आपके पास। ये रहा जी, एक तो जनरल रिजर्व पड़ा आपके पास 40,000 का,
और एक आपके पास P&L पड़ा है 40,500 का, नहीं इसमें से 10,000 का लॉस हो गया था इन्वेस्टमेंट्स को बेचने का, ये 30,500 रह गया था, ठीक है कोई बात नहीं। और प्रीमियम आपके पास 10,000 और आ गए, ये 10,500 हो गया, ध्यान रखेंगे जी कोई बात नहीं। आप जर्नलिज्म में से बना दो, आप एक एंट्री मारो यहाँ पे, जनरल रिजर्व डेबिट 25,000 रुपये टू CRR 25,000 रुपये। एक एंट्री और मारो, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, नहीं सर, नहीं सर, आपने क्लास में पढ़ाया था कि अगर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन आ जाए तो स्टडी मटेरियल सिर्फ P&L का इस्तेमाल करता है। हाँ याद है ना आपको, तो P&L में से लेंगे 6,500। कोई दूसरा चैप्टर हो तो आप यूज़ कर सकते हो प्रीमियम, लेकिन इस चैप्टर के अंदर स्टडी मैट में P&L का यूज़ किया हुआ है और थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि P&L को यूज़ करना आपने। तो अब इसमें क्या हुआ, मैंने 6500 रुपये और यूज़ कर लिए, तो मेरे पास कितने बचे हुए हैं अभी 24,000। और जनरल रिजर्व में से मैंने 25,000 यूज़ कर लिए, 15,000 बचे हुए हैं। ध्यान रखूँगा जी। पेमेंट कराओ, पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक 71,500 की पेमेंट हो गई। सारा क्वेश्चन हो गया। अभी क्वेश्चन में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिए, ये वो पॉइंट्स हैं जो क्लास बुक वाले क्वेश्चन में नहीं थे, किसी दूसरे चैप्टर में पढ़े थे। इन्होंने क्या करा, बोनस शेयर के चैप्टर में से पॉइंट उठाए और इसमें चिपका दिए। तो बोनस शेयर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में 2 चीज़ें इन्होंने कॉमन कर दी। ये देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू कन्वर्ट partly paid up equity shares into fully paid up without requiring the shareholders to pay for the same। क्वेश्चन में बोनस कॉल का पॉइंट डाल गए, बताओ इसको बोनस कॉल कहते हैं। अभी तो बताया था पार्टली पेड अप शेयर्स को जब हम फुली पेड अप करते हैं विदाउट कॉलिंग एनीथिंग तो वो बोनस कॉल है। और बोनस कॉल में साफ साफ लिखा हुआ है आप P&L और GR का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ तो GR को यूज़ करो या P&L को यूज़ करो। जब हम पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बनाते हैं बाय वे ऑफ बोनस कॉल तो आपको प्रीमियम का इस्तेमाल वर्जित है, आपको CRR का इस्तेमाल वर्जित है, फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी अमाउंट है देखनी पड़ेगी, 22,500 इक्विटी शेयर है जी, 10 रुपये का उत्तरी 50 पैसे की बोनस कॉल है जी, 50 पैसा, और 50 पैसा के हिसाब से 11,250 बनते हैं। तो आपको एंट्रीज डालनी पड़ेंगी। क्या एंट्री डालेंगे हम, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 11,250 और एक एंट्री और डालनी पड़ेगी जनरल रिजर्व डेबिट। मेरे पास GR में कितना पैसा पड़ा है मेरे पास GR में 11,250 ले लेता हूँ मैं, टू बोनस कॉल। क्लास में सब कुछ कराया हुआ है सर, ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमने क्लास में डिस्कस ना किया हो। बोनस कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 11,250। नरेशन आप देख लेना, मैं तो रिव्यू दे रहा हूँ जी पेपर पे। 3 एंट्रीज डलेंगी। GR का बैलेंस 11,250 से और कम हो जाएगा। लो जी मैंने 11,250 और कम कर दिया, 3,750 रह गए GR में मेरे पास। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है 1 जुलाई को बोर्ड ने डिसाइड किया है कि बोनस शेयर दिए जाएं, बोनस शेयर, और रेशो है 1/5 1/5। मेरे पास है जी 22,500, तो 22,500 का 1/5। मैंने क्लास में डाउट लिया था, कुछ बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, सर जिन लोगों को अभी बोनस कॉल का बेनिफिट दिए हैं उनको बोनस शेयर क्यों दे रहे हैं? भाई कंपनी का पैसा कंपनी लुटा रही है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दे दो, आपको कह दिया आप कर दो यार, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारी कौन सा जेब से जा रहे हैं, है ना। तो 4500 शेयर का बोनस देना आपने, 10 रुपये का एक शेयर है, 45,000 रुपये का इंतज़ाम करना है। तो पहले मैं CRR को यूज़ करूँगा। CRR मेरे पास 25,000 का पड़ा है। फिर मैं प्रीमियम का यूज़ करूँगा, 10,500 का ये पड़ा है। अच्छा ये देखो मैं एंट्री मारूँगा, CRR डेबिट 25,000 और प्रीमियम डेबिट
10,500। अब तो प्रीमियम का यूज़ कर सकता हूँ, बोनस शेयर आ गए हैं। GR डेबिट 3750 और लास्ट में P&L डेबिट जो चाहिए टू बोनस शेयर्स। स्टडी मेट में लिखा हुआ है बोनस टू शेयर होल्डर्स, आप बोनस शेयर भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, नंबर मिल जाते हैं। 10,500 प्लस 3750 माइनस 45,000, P&L से ले लेना 5750 और एक एंट्री और मार देना बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 10 नंबर का क्वेश्चन था सर ये। मुझे नहीं लगता किसी कैलकुलेशन में बच्चे का पेन रुका होगा और उसको सोचने की ज़रूरत पड़ी होगी। स्मूथ क्वेश्चन चला सर। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी, कुछ नहीं। एंट्री, नरेशन और 2-3 वर्किंग नोट्स, बस 10 नंबर पक्के हैं आपके। ये सर क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट था, मैं आपको इसके बी पार्ट में लेके आ रहा हूँ। ये जो इसका बी पार्ट है बेटे, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, ये ब्रांच अकाउंट में से आया और ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये सारा क्वेश्चन एज इट इज़ कट कॉपी पेस्ट हमारी बुक में पड़ा है। प्रॉब्लम क्या है, हमारी बुक में ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें मैंने आपको बना के दिया था ट्रेडिंग एंड P&L, मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि फाइनल अकाउंट मेथड से बनाओ क्वेश्चन। और इसमें एग्जामिनर ने क्या किया, उसने इंफॉर्मेशन तो सेम दे दी और कहता है ब्रांच स्टॉक बनाओ, ब्रांच एडजस्टमेंट बनाओ, ब्रांच P&L बनाओ, ब्रांच डेटर बनाओ, स्टॉक एंड डेटर मांग लिया। और मैंने ये सेम क्वेश्चन आपको क्लास में कराया था, हमारी बुक में पड़ा है, वो ब्राइट एंड कंपनी वाला क्वेश्चन, वो फाइनल अकाउंट्स, मतलब मेथड चेंज कर दिया, इंफॉर्मेशन सेम है। मैं बना देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है। मुझे तो लगता नहीं किसी बच्चे को दिक्कत आई होगी क्योंकि क्वेश्चन पड़ा हुआ है आपका। इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने, ये इनवॉइस करते हैं गुड्स को ब्रांच के पास 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस। पहले हम लिस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, उसमें से 20% लेस करेंगे, इनवॉइस प्राइस आ जाएगा, विच इज़ कॉस्ट प्लस 100%। अगर मेरी कॉस्ट है 100, मैं इसमें प्लस करूँगा प्रॉफिट 100, तो ये बन जाता है मेरा लिस्ट प्राइस 200। इसको मैं रिटेल प्राइस भी कह सकता हूँ। इसमें से 20% लेस करो, 40 रुपये माइनस कर लो, ये आ जाता है मेरा इनवॉइस प्राइस 160 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ, सारी बात घूम घुमा के, हेड ऑफिस की कॉस्ट कितनी है? हेड ऑफिस की कॉस्ट है 100 रुपये और हेड ऑफिस ब्रांच को कितने में भेज रहा है? हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है 160 में, तो लोडिंग हो गई 60/160। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में जितनी भी एंट्रीज आप मारेंगे 60/160, 100 का माल 160 में ब्रांच के पास जाता है। अब ब्रांच के पास आता तो 160 में है, बिकता कितने में है वो देख लेते हैं। सर 200 में ही बिकेगा क्योंकि रिटेल प्राइस तो 200 है, तो 200 में ब्रांच बेचती होगी, देख लेते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ इनवॉइस प्राइस बताया है कि इनवॉइस प्राइस 160 है, 100 का माल ब्रांच के पास 160 में आता है, तो 60 रुपये की लोडिंग है। ब्रांच एडजस्टमेंट में इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। स्टॉक एंड डेटर मेथड सबको आता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट 160 पे बनेगा। कुछ इंस्ट्रक्शन आई है इनके पास, क्या? अगर कोई कस्टमर कैश लेके आता है, कैश सेल, कैश सेल के लिए तो आप 160 रुपये ले लो बंदे से, इनवॉइस प्राइस 160 में आएगा, 160 में ही बिक जाएगा। लेकिन कौन सा माल? कैश सेल वाला। लेकिन अगर कोई कहता है क्रेडिट सेल उधार है जी, पैसे बाद में ले लेना, तो फिर उसको लिस्ट प्राइस पे देंगे, मतलब 200 रुपये पे देंगे। अच्छा, फिर माल उसको 200 रुपये पे देंगे हम। बहुत बड़ी बात है जी, हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन बता गया ये। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपको वर्किंग बनानी है। मैं अभी बना देता हूँ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, 2 मिनट लगेंगे मेरे को। ये लो, एक तो मैंने बनाया ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इनवॉइस प्राइस पे बनाऊंगा जी। एक बनाऊंगा जी ब्रांच डेटर्स,
ठीक है जी। एक बनाऊंगा जी मैं ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है जी। और एक बनाऊंगा जी मैं ब्रांच पी एंड एल, और एक वर्किंग नोट बना देता हूं मैं आपके लिए जीएसटीबी अकाउंट, ठीक है जी। लो जनाब, सबसे पहले बताओ मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है। इनवॉइस प्राइस पे है 12,000 का। लो जी, टू बैलेंस बीडी 12,000। एडजस्टमेंट में आ जाओ, बाय ओएसआर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 12,000 का 60/160 बताओ जी। $4500। क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 10,000 है जी। लो जी, टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपये आ गया जी। हेड ऑफिस से कितने गुड्स आए हैं, 132 के इनवॉइस प्राइस पे। लो जी, 2 जीएसटीबी 132 है। जीएसटीबी अकाउंट में क्या लिखेंगे, जीएसटीबी अकाउंट में लिखेंगे जी बाय ब्रांच स्टॉक 132, यहाँ लिखेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट 132 का 60/160। देखो जी, मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं तो रिव्यू दे रहा हूँ आपको अपने कैसे ऐसा होना चाहिए। इसको ले जाओ एडजस्टमेंट अकाउंट में, बाय जीएसटीबी अकाउंट 49500। लोडिंग। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, सेल बता रहे हैं जी, कैश में इतनी है, क्रेडिट में इतनी है, 140 की सेल है। बाय सेल कैश क्रेडिट, ये कैश है, ये क्रेडिट है। क्रेडिट सेल यहाँ जाएगी, टू सेल 1,00,000 रुपए की। जो क्लास में हमने क्वेश्चन किया था उसमें बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट था, किस चीज़ का, डिस्काउंट का। इसमें तो डिस्काउंट वाली कोई बात ही नहीं है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 85,000 रुपये, बाय ब्रांच कैश 85,000 रुपीज़। इसका लगाया टोटल। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस एट ब्रांच 17,500, P&L में डाल दो इसे। टू एक्सपेंसेस 17,500। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 25,000 का। क्या टैली हो गया, बाय बैलेंस सीडी 25,000 रुपये, ये तो टैली हो गया जी। क्वेश्चन है बेटे, लिखते चलो, बस एंजॉय करना, और है क्या, पेन तो रुकना नहीं आपका। एक आपको क्लोजिंग स्टॉक बताया जा रहा है 17,600 का। और इस पे क्या बनाएंगे हम, टू CSR 17,600 का 60/160, 6600 रुपये का हमारा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है। चलिए जी आगे, हो गए सारे पॉइंट्स। रेमिटेंसेस, इसका कोई रोल नहीं है। ब्रांच कैश अकाउंट तो मांगा नहीं। देखो, एक तो ब्रांच स्टॉक बनाना है, एक ब्रांच एडजस्टमेंट बनाना है, ब्रांच P&L बनाना है, ब्रांच डेटर बनाना है, बस ब्रांच कैश बनाना नहीं।
अगर ब्रांच कैश बनाना होता वहाँ पे रेमिटेंस लिखते, कलेक्शन लिखते, कैश सेल लिखते और उसको टैली करने की कोशिश करते हैं हम। अब आते हैं स्टॉक अकाउंट में। ये हमारा स्टॉक अकाउंट है सर। अब क्वेश्चन ने आपको ये बोला था, मैं जो बोलना चाहता हूँ प्लीज़ मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन ने आपको बोला था कि जो कैश सेल है ये 160 पे करनी है। तो माल आया कितने पे? माल आया 160 पे और माल बिका कितने पे? 160 पे। तो इस पे तो कोई प्रॉफिट, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है ना, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं ना उसे ब्रांच एडजस्टमेंट, सारा प्रॉफिट इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे जीपी वाला आता है ना। वैसे तो सारा प्रॉफिट हिडन होता है लेकिन कुछ प्रॉफिट डिस्क्लोज भी कर देते हैं। 160 में माल आया, 160 में बिक गया, कोई प्रॉफिट नहीं। लेकिन ये वाला माल बिकता है 200 में। अगर ये वाला माल बिकता है 200 में, आया कितने में था? 160 में, बिका है 200 में, तो आप इस पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जब आपकी सारी एंट्रीज तो आपके इनवॉइस प्राइस पे, ये भी आईपी पे है, 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 तो यहाँ पे फिर प्रॉफिट किसकी वजह से आएगा? क्रेडिट सेल की वजह से आएगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि एबनॉर्मल लॉस निकाल सकते हैं यहाँ पे हम। और जो क्लास में हमने क्वेश्चन किया था सिमिलर, उसमें भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस निकाला था। क्योंकि जब आपके पास प्रॉफिट की परसेंटेजेस हैं तो आपको टैली करना चाहिए कि प्रॉफिट रेशो के हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई इसमें एबनॉर्मल लॉस तो नहीं है कहीं। तो अगर आप इसमें जीपी लिखना चाहें तो 1 लाख रुपए पे 40/200 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस पे हमने 40 रुपये कमाए हैं। आया 160 में, बिका 200 में, इस पे कुछ नहीं कमाया ब्रांच स्टॉक में। आया भी 160 में, बिका भी 160 में। तो अगर मैं 1 लाख रुपए को 40/200 करता हूँ तो मैंने 20,000 का नॉर्मल प्रॉफिट कमाया होगा। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या ये टैली हो गया, क्या ये टैली हो गया। टोटल बनता है 272, टोटल बनता है 272, माइनस करूँगा 146, माइनस करूँगा 17,600, 163,600। ये टोटल मैं गलत लगा गया शायद। ये टोटल आएंगे ये 12 है, 12 और 32 144, 164, माइनस 146, माइनस 17,600 बाय एबनॉर्मल लॉस 400। और इस एबनॉर्मल लॉस के 2 टुकड़े होंगे, कॉस्ट P&L में जाएगी और लोडिंग एडजस्टमेंट में जाएगी। टू एबनॉर्मल लॉस, तो 400 रुपये का 150 रुपये तो यहाँ आएंगे। डिट्टो क्वेश्चन है ब्राइटन कंपनी वाला, बस उसमें ट्रेडिंग P&L बनाना था हमने। ट्रेडिंग P&L सारा कॉस्ट पे बनता है, तो हमने उसमें भी एबनॉर्मल लॉस निकाला था। ये स्टॉक एंड डेटर से बना रहे हैं क्वेश्चन, बाकी सब सेम है। मैंने इसका लगाया टोटल, तो यहाँ पे जीपी आ गया। अच्छा, एक प्रॉफिट मैं ब्रांच स्टॉक से भी लेके आऊँगा। वो 20,000 यहाँ लिखना, यहाँ लिख लो, यहाँ लिखना, यहाँ लिख लो, आपको मैंने प्रेजेंटेशन बताया हुआ है। ये सारा जीपी ने उठा के यहाँ ले आना, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, आपका आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था। इसमें जानबूझ के इसने आपको सेलिंग प्राइस बताया कि कैश सेल वाला माल तो इनवॉइस पे बेच दो और क्रेडिट वाला आप लिस्ट प्राइस पे बेच दो। तो ब्रांच स्टॉक के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप निकालते हैं वो सिर्फ क्रेडिट सेल की वजह से आएगा। ये पॉइंट था इसमें। और ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमने क्लास वाले क्वेश्चन में की हुई है, अगर आप खोल के देखना उसमें तो एक बड़ा खतरनाक पॉइंट था डिस्काउंट का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल भी दे दिया, ब्रांच भी दे दिया इन्होंने। अच्छा, फिर मैं आपको लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट में डिस्कस करूँगा। ये वही है प्री इनकॉर्पोरेशन वाला। इसको देख के तो मेरा मुंह बन गया सर, मैं आपको बता रहा हूँ।
2 दिन तो मैं बहुत बेचैन रहा यार कि ये गलत हो रहा है यार। ये 2 दिन तो मैं बहुत परेशान रहा। बच्चों के डाउट भी आए, सर COB के हिसाब से चलना था ना, चलना तो COB के हिसाब से था, लेकिन क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ता है। मैं आ गया जी 3 के A पार्ट में। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है। ये मैंने सॉल्व करके देखा था, मुझे 15 मिनट लगे। मैंने ये देखो मेरे पास सॉल्व पड़ा ये क्वेश्चन, मैंने ये करके देखा था। इसमें कोई ख़ास पॉइंट नहीं है, तो मैं आपकी रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं करा सकता, तो अगर कोई बच्चा टैली करना चाहे तो मैं उसको ट्रेडिंग P&L बना के दिखा सकता हूँ। ये ट्रेडिंग P&L है, क्वेश्चन नंबर 3A का। अगर आप मैच करना चाहें अपना आंसर तो इसमें ओपनिंग स्टॉक आएगा 2,90,000 का। इसमें परचेज आएगी 2, एक कैश और एक क्रेडिट। कैश परचेज आएगी 1,30 की और क्रेडिट परचेज आएगी 5,20 की। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 2 लाख का। फिर इसमें सेल आएगी कैश और क्रेडिट। 1 लाख की कैश सेल है, 9 लाख की इसमें क्रेडिट सेल है, और इसमें क्लोजिंग स्टॉक आएगा 1,40 का। फिर हम इसमें लिखेंगे बाय GP 2 लाख, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 9600, टू डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया था हमने 11,000, टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे पास एक तो बिल्डिंग का है, एक इक्विपमेंट का है और एक फर्नीचर का है। बिल्डिंग का था हमारे पास 6,000 का, इक्विपमेंट का था 49,200 का, फर्नीचर का है 5,000 का। एक आएगा लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, 10,000 रुपये का नुकसान हो गया इक्विपमेंट को बेचने पे। डिस्काउंट हो गया था। एक्सपेंसेस आएंगे 86,000 के, और नेट प्रॉफिट आ जाएगा इसमें 42,400 का। एक इसमें SOA बनेगा, SOA पिछले साल की बैलेंस शीट। उसमें हमारे पास बिल्डिंग है 3 लाख की, एक हमारे पास इक्विपमेंट थे 480 के, एक हमारे पास फर्नीचर था 50,000 का, एक हमारे पास डेटर्स हैं 71,000 के, ये हमने अकाउंट से निकाले होंगे। स्टॉक 290 का ओपनिंग स्टॉक है ये, और कैश 120 है, और बैंक लोन हमारे पास 90,000 का था, और क्रेडिटर्स हमारे पास 130 के थे। तो कैपिटल आ गई बैलेंसिंग फिगर 10,91,000 की। अब इस क्वेश्चन में ना 2 पार्टनर थे, मैं ये क्यों बना के दे रहा हूँ SOA। इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर थे और उसमें लिखा हुआ था कि एक पार्टनर की कैपिटल दूसरे पार्टनर की कैपिटल से 30,000 एक्स्ट्रा है। ये देखो, इस क्वेश्चन में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमें नहीं आता। इसमें एक पॉइंट दे रखा था कि जो स्टीव की कैपिटल है ओपनिंग की बात हो रही है, वो 30,000 रुपीज़ ज़्यादा है कैपिटल ऑफ एक पार्टनर की कैपिटल दूसरे पार्टनर की कैपिटल से 30,000 रुपये ज़्यादा है। तो अब क्वेश्चन ये रेज हुआ कि 1091 को कैसे बांटे। तो कुछ नहीं, एक को मान लो x प्लस 30,000। तो अगर मैं इन दोनों को क्लब कर लूँ x प्लस 30,000, तो ये 10,91,000 के सामने आ जाएगा। ये टोटल कैपिटल है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 30,000 10,91,000। ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 10,61,000। ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 5,30,500। तो एक दूसरे की ये तो हो गई एलिशिया की। तो स्टीव की कैपिटल कितनी होगी 5,60,500। लो जी 30,000 प्लस करके लिख लो। फिर मैंने इसमें एक बैलेंस शीट भी बना के देखी थी, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट थी मैंने बनाई थी, इसके अंदर टैली कर ली थी मैंने। इसमें बिल्डिंग मेरे पास है 2,94,000 की, इक्विपमेंट मेरे पास थे 4,94,800 के, फर्नीचर था 45,000 का,
डेटर थे मेरे पास 2 लाख के, कैश था मेरे पास 1,16,000 का, स्टॉक था मेरे पास 1,40,000 का, स्टीव की कैपिटल आ गई थी 5,21,700। ये ओपनिंग है जी, इसमें प्रॉफिट जुड़ेगा और ड्राइंग माइनस होंगी तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। इसमें प्रॉफिट जुड़ेगा, ड्राइंग ज़ीरो है। अच्छा ठीक है। और ये है 5,51,700, बैंक लोन 70,000 का रह जाएगा, क्रेडिटर 1,40,400 के हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000 के थे। अब मैंने इसकी बैलेंस शीट का टोटल लगाया था 5,21,700, 5,51,700, 70,000, 1,40,400 और 6,000, 1,28,9,800। 1,28,9,800 ये बनाया था जी। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक कैपिटल का पॉइंट था कि जी एक की कैपिटल दूसरे से 30,000 ज़्यादा है, ओपनिंग कैपिटल को बांटना था। एक को x मानना था, एक को x प्लस 30,000 मानना था, सामने रखनी थी टोटल कैपिटल, कर देते डिवाइड उसमें। ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन था, इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो आपने ना पढ़ा हो। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश अकाउंट, टोटल मारने थे सिंपली। मेरा पेन रुका ही नहीं, मैंने 15 मिनट में क्वेश्चन बना लिया। ये बना हुआ रफ में मैंने 15 में बना लिया, बच्चे ने आधे घंटे में बना लिया होगा, क्योंकि बच्चे को प्रेजेंटेशन भी करना होता है। अच्छा जी, फिर इसका जो बी पार्ट है सर, ये तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये तो डिपार्टमेंटल का, लो जी ये तो डिपार्टमेंटल का क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है जी। यहाँ पे हमारी क्लास बुक में नाम है IJK, चेन ट्रांसफ़र का क्वेश्चन है, चेन ट्रांसफ़र का क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 भी है हमारे पास। और चेन ट्रांसफ़र में स्टॉक रिजर्व आपको कैसे निकालना होता है, पहले लेंगे जी N को, फिर हम M की कॉस्ट निकालेंगे, फिर M का क्लोजिंग स्टॉक जोड़ेंगे। आपको पता है रिवर्स कैसे आना है। चेन ट्रांसफ़र का क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट डिटो क्वेश्चन था जी। ये तो बच्चे देखते खुश हो गए होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जनाब। फिर मैं आपको लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो ए पार्ट है, इसको देखते आप मुस्कुराने लग गए होंगे, क्योंकि 2A ये हायर परचेज का क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का था, लेकिन आंसर होना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। और क्वेश्चन में अगर आप रिक्वायरमेंट चेक करेंगे तो 4 रिक्वायरमेंट है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर की सारी रिक्वायरमेंट बनती हैं। मीता ने परचेज किए हैं 3 बाइक। हमने क्लास में ट्रक वाला क्वेश्चन किया था, 3 ट्रक वाला, ये वही क्वेश्चन है जी। इसमें बाइक लिख दिए। ये हमारा है जी परचेजर और ये हमारा है जी वेंडर। नीता वेंडर है, मीता परचेजर है। हायर परचेज पे इन्होंने 3 बाइक खरीदे हैं और कैश प्राइस है जी इसका 1 लाख रुपए ईच। वही है, 3 एसेट्स खरीदे हैं, कोई सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी, 2 उठा लाए। वो 20% डेप्रिसिएशन लगा रहा है, वेंडर 30% लगा के लेके आएगा। वही तो क्वेश्चन है। ये देखो, मीता चार्ज करता है जी 20% और जो हमारा नीता ने चार्ज किया है 30%। नीता ने इसको वैल्यू किया है 30% पे। वही 2 बाइक उठा के ले आए। हमने 2 ट्रक उठवाए थे, सुपर मोटर, दिल्ली मोटर्स, 2 क्वेश्चन किए हुए हमने। और फिर इसमें बोला जी इन्होंने, नीता ने 5,000 रुपये खर्च करके रिपेयर पे इसको रीसेल कर दिया है 85,000 रुपये। वो तो हमें पता ही है, हमारा जो वेंडर बंदा है वो क्या करेगा, वो पुराने एसेट्स को रख के क्या करेगा, वो उसकी रिपेयर कराएगा, मार्केट में रीसेल कर देगा, रीसेल पे प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बताओ क्या है। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है जी, अग्रीड वैल्यू ऑफ 2 बाइक्स टेकन बैक बाय नीता। नीता कौन है, वेंडर। वेंडर ने कितने में लिया है, लो 1 लाख रुपये का कैश प्राइस था, तो 2 का था 2 लाख। पहले माइनस किया 30%, तो ये आ गया 1,40। ये पहले साल का डेप्रिसिएशन है। फिर माइनस किया होगा 30%,
लो जी 98 आंसर आ गया जी। नीता ने 30% डेप्रिसिएशन लगाया 2 साल का, क्योंकि दूसरी साल इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हुई ना, दूसरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हुई तो सेकेंड ईयर के एंड में रिपोजेशन होगा। तो 98,000 आपकी एग्रीड वैल्यू है। क्वेश्चन कह रहा है जी बुक वैल्यू बताओ जो लेफ्ट, अच्छा मीता के पास जो रह गया लेफ्ट, 3 बाइक थे, 2 तो चले गए, 1 रह गया, तो 1 इंटू 1 लाख, 1 लाख की वैल्यू थी, हमने पहले साल 20% डेप्रिसिएशन लगाया होगा उस पर, तो वो 80,000 रह गया होगा, फिर 20% डेप्रिसिएशन लगाया होगा तो वो 64,000 रह गया होगा। आंसर आ गया जी। ये उसकी बुक वैल्यू है जो छोड़ के आए हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन कह रहा है जी आप हमें प्रॉफिट और लॉस बताओ। मीता को कितना नफ़ा नुकसान हुआ। मीता को लो 2 बाइक थे, मीता कौन है, मीता परचेज़र है, तो 2 लाख रुपए की इनकी वैल्यू थी, माइनस किया डेप्रिसिएशन पहले साल मीता ने तो 1,60 रह गया, फिर माइनस किया 20% दूसरे साल डेप्रिसिएशन तो वो 1,28 रह गया। 1,28 को वो लेके कितने में गया 98 में, तो उसको 30,000 रुपये का फटका लग गया सर। मीता का ये कहना है कि 1,28 उसकी किताबों में बुक वैल्यू पड़ी है रीपोजेस्ड गुड्स की, पर नीता का कहना भी 98,000 के हैं, 30% डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम तो 30,000 का लॉस हो गया उसे। तो क्या ये क्वेश्चन है बेटे, बताओ। फिर क्वेश्चन क्या कहता है जी प्रॉफिट और लॉस बताओ जी बाइक्स पे रीपोजेस्ड पे जो नीता को बेचने पे हुआ है। तो नीता कितने में रीपोजेस करके लाई थी 98 में, रिपेयर पे कितने लगा दिए, रिपेयर पे 5,000, कितने की कॉस्ट हो गई 1,03,000, बेचा कितने में 85,000 में, रीसेल पे कितना नुकसान हो गया 18,000 का, लॉस ऑन रीसेल टू नीता 18,000 रुपये। ये क्वेश्चन है जी, 4 वर्किंग नोट बनाने थे, टक 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 टक, ये क्वेश्चन है यार। ये तो गलत बात है, ऐसे थोड़ा ना होता है यार सर, बड़ा मुश्किल था जी ये तो। सिर्फ एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने हरकत करी है, सिर्फ एक क्वेश्चन में, और वो है कौन सा क्वेश्चन, प्री इनकॉर्पोरेशन, बाकी सारा पेपर नॉर्मल था। ये देखो जी, मैं आ गया बी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, ये भी 10 मार्क्स का है जी, इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है। इतना मज़ेदार, इतना आसान मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने अपनी लाइफ में इतना आसान क्वेश्चन नहीं देखा इंश्योरेंस क्लेम का। ये बात बच्चे भी मान रहे होंगे। ये देखो, कंपनी के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है जी, स्टॉक की तो है 600 लाख की, 600 लाख मतलब 6 करोड़ की हो गई, और एक इनके पास लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है स्टैंडिंग चार्जेस इंक्लूड करके 250 लाख की, 2.5 करोड़ की, 6 मंथ्स का इंडेमनिटी पीरियड है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में दोनों पॉलिसीज हैं, स्टॉक की भी है और प्रॉफिट की भी है। बहुत बढ़िया, पहले स्टॉक पे काम करेंगे। क्वेश्चन बताओ, सूर्य लिमिटेड विच ऑपरेट्स होलसेल वेयरहाउस हैड अ फायर इन दी प्रीमाइसेस ऑन जनवरी 31। लो कर लो बात, डेट ऑफ फायर है 31 जनवरी, और मेरे पास जो ट्रेडिंग P&L है ये है 31 दिसंबर का। ओ तेरी, मतलब ये कि 2022 का एक ही महीना निकला था जनवरी का और आग लग गई। इसका मतलब 31 जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके बेसिस पे हमें लॉस ऑफ स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसका ए पार्ट लिखूंगा, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। रफ में लिख रहा हूँ जी, रफ में, मेरी कोई ये राइटिंग थोड़ा ना, क्लास में बच्चों को पता है मैं तो सर आराम से लिखता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे जीपी रेशो। जीपी रेशो 2021 का जीपी रेशो आपको देखना पड़ेगा। तो ये मेरे पास है जी 300, सेल मेरे पास है जी 2000, तो मैं लिखूंगा 300 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, 15% आ गया जनाब। अब मैं लिखूंगा जी ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक 525, सेल। क्वेश्चन साफ साफ कह रहे हैं
कंपनी के रिकॉर्ड शो कर रहे हैं कि जो टर्नओवर हुई है जनवरी में वो हुई है 100, और ये सेम है जो कि पिछली बार हुई थी कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर में। मतलब पिछले साल के खाते खोल के देख लो तो भी जनवरी में 100 का माल बिका था, इस बार के खाते खोलो जनवरी में तो भी 100 का माल बिका है, यानी कोई ट्रेंड ही नहीं है। इसका मतलब एनुअल सेल निकालोगे भी तो क्या करोगे, एनुअल सेल में हम क्या करते हैं, डेट ऑफ फायर से पिछले 12 महीने की सेल लेते हैं। तो डेट ऑफ फायर है 31 जनवरी, तो करंट ईयर का 1 महीना प्लस करेंगे और पिछले साल का 1 महीना माइनस करेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एनुअल सेल तो सेम ही आएगी। इस साल की जनवरी और पिछले साल की जनवरी सेम है। खैर एनुअल सेल का यूज़ तो आप लॉस ऑफ प्रॉफिट में करते हैं, यहाँ थोड़ा ना करते हैं। तो सेल आपको चाहिए 100 की, लो मैं लिख दूँ सेल 100 की है जी। लो जी मैं जीपी भी लिख देता हूँ 15% के हिसाब से 15। परचेज चाहिए, आओ क्वेश्चन आगे क्या कहता है जी। पेमेंट्स मेड इन जनवरी टू द ट्रेड क्रेडिटर्स वर 106.68 एंड एट द एंड ऑफ द मंथ बैलेंस ओइंग टू ट्रेड क्रेडिटर्स 3.32। इसका मतलब ये 106.68 प्लस 3.32 टोटल 110, ये परचेज आ गई। जनवरी के महीने में इतने तो पेमेंट्स हुए हैं, ये पैसा भी आउटस्टैंडिंग है। तो अगर मैं पेड और आउटस्टैंडिंग को जोड़ लेता हूं तो परचेज आ जाएगी 110। लेकिन इसमें एक अजम्पशन है, लेनी पड़ेगी आपको, मजबूरी है कि पिछले साल के क्रेडिटर्स का एक पैसा भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये सारी पेमेंट करंट ईयर की है। मैंने मारा इसका टोटल 525, 540 और 650, 25, 40, 50 ही है ना, 50, 650। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया बैलेंसिंग फिगर 550। अब मुझे बताओ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है, इंश्योरेंस पॉलिसी है 600 की, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 550। इंश्योरेंस ज़्यादा है, कोई एवरेज क्लॉज लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आंसर आ गया आपका। लो जी डैमेज गुड्स निकालो, 550 माइनस 3.96, क्यों, सालवेज दिया हुआ है ना, देखो सालवेज 3.96 का है। अच्छा बस आंसर आ गया आपका, ये तो एक आंसर तो ख़त्म हो गया। हम यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, वी विल नॉट अप्लाई एवरेज क्लॉज बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज लोअर देन द इंश्योर्ड वैल्यू, सो कंपनी इज हैविंग ऑलरेडी इनफ इंश्योरेंस। ख़त्म हो गई बात। अब आते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में। सबसे पहली बात जीपी रेशो, फॉर्मूला बताओ, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड अपॉन सेल्स इनटू 100। और ये सारी इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर की चाहिए होती है आपको। तो पिछले साल के P&L में जाओ, ये रहा नेट प्रॉफिट, ये रहे स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड मानना ही पड़ेगा आपको, और ये रही सेल 167.5 डिवाइड बाई 2000 इंटू 100, 11% आ गया जी। और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। लो जी लॉस ऑफ प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में इतना मज़ा आया सर मुझे पढ़ के। कंपनी का जो बिज़नेस है वो अप्रैल तक डिस्टर्ब रहा, और इस पीरियड में कंपनी की जो टर्नओवर है वो 180 से गिर गई। बताओ शॉर्ट सेल बता दी क्वेश्चन ने आपको, एहसान है मेरे ऊपर, शॉर्ट सेल बता दी। कहाँ हम शॉर्ट सेल निकालते हैं, कहाँ शॉर्ट सेल बता रहा है आपको, 180, तो 180 इंटू 11%, 180 इंटू 11%, 19.8। लो जी आंसर आ गया। क्यों, एवरेज क्लॉज इसमें भी नहीं लगेगा, एवरेज क्लॉज इजीली नहीं लगेगा। पहली बात तो एडिशनल एक्सपेंस नहीं है, ख़त्म हो गई बात, एडिशनल एक्सपेंस छोड़ो। एवरेज क्लॉज इसलिए नहीं लगेगा कि एनुअल सेल आपकी 2000 है। एनुअल सेल की वर्किंग कैसे बनेगी, इसमें मैं जनवरी 2021 माइनस करूँगा और जनवरी 2022 में प्लस करूँगा, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो मेरी एनुअल सेल तो इतनी रहेगी। मैं इसका 11% करूँगा तो ये 220 बनता है, और मेरे पास 250 की पॉलिसी है, तो मेरे पास इंश्योरेंस ऑलरेडी इनफ है। जब मेरी इंश्योर्ड प्रॉफिट
जीपी ऑन एनुअल सेल से ज़्यादा है तो एवरेज क्लॉज क्यों लगेगा, यही आपका आंसर आ गया। पेपर में आप नोट लिख के आओगे, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये बातें तो आपने वहाँ बैठ के 5 मिनट में एनालाइज कर ली होंगी, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं। एक प्री इनकॉर्पोरेशन के क्वेश्चन में फ्रेमिंग मिस्टेक समझो, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन समझो, वाहियात किस्म की वर्डिंग समझो, बाकी तो सारा पेपर ठीक था जी। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1 में। ये बेटे आपको सबको पता है, पहला क्वेश्चन है एएस बेस आने ही आना है। 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में से। और सबसे मजे की बात ये है कि इसमें 5 पॉइंट्स हैं। एक, 2, 3, 4 और एक 5, इसमें 5 पॉइंट्स हैं। और अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो सारे के सारे पॉइंट्स एक एक नंबर के हुए, एक आधा गलत हो भी गया कम से कम बाकी के पॉइंट्स तो मिलेंगे। और अगर 5 नंबर का एक ओवरऑल क्वेश्चन आ जाए उसमें गलती हो जाए उसमें नंबर ज़्यादा कट जाते हैं, ये तो बढ़िया बात है। हमें पूछ रहा है कि बताना जी ज़रा, हमें पूछ रहा है कि बताना ज़रा आप इन ग्रांट्स को कैसे ट्रीट करोगे। तो ट्रीट क्या करना है, 5 मिनट में बता देना है। सबसे पहले इन्हें 40% ग्रांट मिली है किसी मशीन को खरीदने के लिए। 25 करोड़ की मशीन खरीदी है, 40% ग्रांट है 10 करोड़ रुपए। पेपर में क्या लिखना है कि ये 10 करोड़ रुपए की ग्रांट प्लांट की कॉस्ट में से भी माइनस की जा सकती है और हम इसे डेफर्ड ग्रांट में भी डाल सकते हैं। बस खत्म हो गई बात। ट्रीटमेंट ही तो बताना है, डेप्रिसिएशन थोड़ा ना बताना है। और आपको एक पॉइंट और लिखना चाहिए इसके ऊपर कि अगर हम 10 करोड़ रुपए को प्लांट की कॉस्ट में एडजस्ट करेंगे तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कम निकलेगा, और अगर हम इसे डेफर्ड इनकम में ट्रांसफ़र करेंगे तो फ्यूचर में P&L में अमाउंटाइज करेंगे, फ्यूचर में P&L में अमाउंटाइज करेंगे हम इसे। वो आपको पता ही है कैसे अमाउंटाइज करते हैं, डेप्रिसिएशन की परसेंटेज के हिसाब से या डेप्रिसिएशन की लाइफ के हिसाब से। अगर SLM है तो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई करेंगे। थ्योरी लिखी हुई है आपने, ट्रीटमेंट बताना था बस आपको। फिर इन्हें कैपिटल सब्सिडी मिली है 150 लाख की गवर्नमेंट से। इन्होंने कोई प्लांट सेटअप किया है 300 लाख का किसी बैकवर्ड एरिया में। अब पहली बात ये है, बैकवर्ड एरिया में प्लांट सेटअप नहीं होता, बैकवर्ड एरिया में बिजनेस सेटअप होता है, इसलिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया है कैपिटल सब्सिडी। तो हम इसको प्लांट से रिलेटेड नहीं मान सकते, ये कैपिटल सब्सिडी है, कैपिटल से रिलेटेड है, हम इसे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मान के कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। फिर इन्हें 50 लाख रुपए मिले हैं गवर्नमेंट से, ये भी सेटअप किया प्रोजेक्ट इन्होंने किसी एरिया में, वो कहते हैं ना रसायन मुक्त पानी प्रोवाइड कराने के लिए प्रोजेक्ट लगाया है, उसके लिए इनको 50 लाख रुपए मिले हैं, तो ये भी आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कोई प्रोजेक्ट लगाया इन्होंने, कैपिटल रिजर्व में उठा के मारो इसको भी आप। 5 लाख रुपए मिले हैं इन्हें अपने एम्प्लॉयज़ के और उनकी फैमिलीज़ के लिए कोरोना वैक्सीन फ्री में अवेलेबल करानी है। ये बन गई स्टाफ वेलफेयर, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये बन गई ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस। तो ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस आपको पता ही है, खर्चे P&L में जाएंगे तो ग्रांट भी P&L में जाएगी। फिर इन्हें जी 500 लाख का एक परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है, कोई इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया था, मेजर रेनोवेशन किया था पावर प्लांट में 3 साल में। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 90% जो खर्चा हुआ था वो कैपिटल है और 10% जो हुआ था वो रेवेन्यू है। तो इसका जो 10% है वो तो P&L में चला जाएगा और इसका जो 90% है वो कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है। बस एक एक नंबर के ये 5 पॉइंट दिए इन्होंने। फिर हमारे पास जो B पॉइंट है इसका, ये तो AS2 का क्वेश्चन है जी, रिटेल वैल्यू का क्वेश्चन है, तो क्लास में था
ये तो हमारी बुक में ही है डिट्टो क्वेश्चन। मैं दिखाता हूँ, ठहरो, मैंने नोट किया था इसको। ये क्लास बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है जी अपना, रिटेल वैल्यू मेथड का क्वेश्चन है। अच्छा, और फिर हम इसके सी पॉइंट में आते हैं। ये तो मज़ेदार क्वेश्चन था जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन है। इसमें तो बच्चों ने एंजॉय किया होगा। कैसे? कैरिंग अमाउंट बता रहे हैं आपको, एक प्रॉपर्टी की है 2,16,000। कैसे? 2.5 लाख की कॉस्ट थी इसकी, और इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 34,000 का, तो ये 216 का पड़ा है हमारे पास। ऑन दिस डेट द प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड एंड वाज डीम्ड टू हैव फेयर वैल्यू ऑफ 190। अगर 2,16,000 को 190 बनाना हो तो 26,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट लॉस है, 26,000 का नुकसान है, P&L में जाना चाहिए। द बैलेंस ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटिंग टू द प्रीवियस रीवैल्यूएशन गेन। इन्होंने पहले का भी रीवैल्यूएशन किया था, पुराना पहले का भी रीवैल्यूएशन किया था, तो उसमें रीवैल्यूएशन गेन पड़ा है 20,000 का। तो सारे बच्चों को पता है कि अगर मेरे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है 20,000 का, तो मैं इस नुकसान को सीधा P&L में नहीं डाल सकता। मैं पहले 20,000 रुपीज़ को रीवैल्यूएशन गेन से एडजस्ट करूँगा, और बाकी का जो 6,000 है वो P&L में चला जाएगा। और अगर मैंने इसको पहले रीवैल्यू नहीं किया होता, मेरे पास कोई पुराना रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं पड़ा होता, तो 26 का 26 P&L में राइट ऑफ करना पड़ता, क्योंकि वैल्यूएशन लॉस वहीं जाता है। पर मेरे पास तो 20,000 का पुराना गेन पड़ा है, मैं वहीं से सेट ऑफ कर लूँगा इसको। तो एंट्रीज क्या डलेंगी? फर्स्ट एंट्री डलेगी इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 20,000, P&L डेबिट 6,000 टू PPE 26,000 रुपये। एंट्री मांगी नहीं है, बस आपको तरीका बताना था इसमें। फिर क्वेश्चन कह रहा है जी, इनके पास एक एसेट है 76,000 की, और इस पे डेप्रिसिएशन है 62,000 का। अगर 76,000 की एसेट है, 62,000 का डेप्रिसिएशन है, 14,000 ही रहे। इसको बेच दिया इन्होंने 4,000 रुपये में, तो फिर लॉस कितना आया? 10,000 रुपये का। बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये, लॉस ऑन सेल डेबिट 10,000 रुपये, टू एसेट 14,000 रुपये, और जो लॉस है P&L में डेबिट हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया जी। और ये जो इसका डी पॉइंट है, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में से आया। ये तो डिट्टो क्वेश्चन है जी क्लास में हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है, क्लास बुक में पढ़ा, देख लेना आप। हो गया सारा पेपर। अब आते हैं सबसे गंदे क्वेश्चन पे। मैं आपको लेके आ रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसको देखने के बाद मेरा तो सर बड़ा मन खराब हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसकी वजह से मैंने रिव्यू भी नहीं डाला। यार किसी बच्चे ने प्री इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन किया, उस बेचारे का गलत हो गया, उसने अगला पेपर ही नहीं देना। इस क्वेश्चन की वजह से मैंने रिव्यू लेट किया अपना। मैं चाहता ही नहीं था कि बच्चों को रिव्यू मिले। देखो जी, हमने क्लास में क्या पढ़ा पहले वो बताऊंगा, उसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए वो भी बताऊंगा, इस क्वेश्चन में क्या बकवास है वो भी बताऊंगा। सिंपल सी बात ये है, एक कंपनी है जी जिसको फॉर्म किया गया किसी रनिंग बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21। बिजनेस टेकन ओवर की डेट है 1 अप्रैल 21। The company was incorporated in 1st of August 21, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इनको मिला है रिसीव्ड ऑन 1 अक्टूबर 21। कंपनी बनी अगस्त में है। कंपनी का जो COB है वो इनको मिला है 1/10 को। जब भी आपको COB दे दे तो हम इनकॉर्पोरेशन डेट नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? मैंने आपको बताया था, कोई भी कंपनी
जिसके लिए COB रिक्वायर्ड है, वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेने से पहले ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकती। मेरे को पता है YouTube पे बहुत सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे आपको, लेकिन लॉजिक किसी के पास नहीं है, ना कोई पढ़ता है सर, ना एक्सप्लेन करता है। मैं आपको पूरी कहानी मैं फिर रिवाइज़ कर देता हूँ, ताकि मतलब इंस्टीट्यूट की कमी तो पता लगे। 2015 में ये जो COB वाला कॉन्सेप्ट है, इसको अबॉलिश कर दिया गया था कि COB की ज़रूरत नहीं है। 2015 से पहले COB चाहिए होता था। एक प्राइवेट कंपनी थी, एक पब्लिक कंपनी थी। पब्लिक कंपनी को COB अरेंज करना पड़ता था 2015 से पहले, और इसके ऊपर था सेक्शन 11 कंपनीज एक्ट 2013 में। और कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब तक उसको COB नहीं मिलता था, वो सेल परचेज नहीं कर सकती थी। तो ये माना जाता था कि जब COB आ जाएगा, सेल परचेज उसके बाद शुरू ही होगी। तो इसलिए हम कंपनी की जो सेल है COB के बाद काउंट करते हैं, कंपनी की परचेज COB के बाद काउंट करते हैं, और क्वेश्चन COB से बनाते हैं। क्लास में यही पढ़ा हमने। 2015 में ये सेक्शन अबॉलिश हो गया, COB की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। लेकिन 2018 में फिर अमेंडमेंट आई और सेक्शन 10A को इंसर्ट किया गया। और सेक्शन जो 10A है, ये कहता है कंपनी प्राइवेट हो, कंपनी पब्लिक हो, COB दोनों के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन COB सर्टिफिकेट हटा दिया गया, जो आजकल जो चल रहा है। अभी क्वेश्चन बहुत पीछे चल रहे हैं आपके। कंपनी लॉ के हिसाब से प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, जितनी कंपनियां 2018 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हैं, उन सारी कंपनीज को COB अरेंज करना पड़ेगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट बट इन द फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन। क्या करना है, जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस बता दो कहाँ है आपका, और एक डायरेक्टर से डिक्लेरेशन दिलवा दो कि जिन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन किए हैं, उन लोगों ने अपने क्वालिफाइंग शेयर का पैसा दे दिया है। उस दिन के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, और हम मान लेंगे कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो गया आपका। एक रजिस्टर्ड ऑफिस की रिक्वायरमेंट डाल दी, और एक जिन लोगों ने साइन किया है मेमोरेंडम के ऊपर, उन्होंने अपने शेयर का पैसा दे दिया है। तो हम ये मान लेंगे आपके पास कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आ गया, आप ट्रांजैक्शन। लेकिन कंडीशन अभी भी वही है, काम तब तक नहीं शुरू कर सकते जब तक कि हम सेक्शन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते। इसलिए कंपनी का जो पीरियड है ऑपरेशन का, वो COB के बाद का ही होना चाहिए। आप चाहे पुराना सेक्शन देख लो, चाहे नया देख लो, इस बात में कोई दो राय नहीं है। COB ही हमारा बेस्ट डेट है। और हमने क्लास में जब क्वेश्चन किए थे, हमने बोला था कि भाई COB को आप अंडरलाइन कर लो। टाइम रेशो COB के हिसाब से निकलेगी, सेल्स रेशो COB के हिसाब से निकलेगी, होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, तो हमने इनकॉर्पोरेशन डेट को नहीं पढ़ा, बच्चों ने नहीं पढ़ा, सही है। लेकिन इनकॉर्पोरेशन हुआ था इनका 1/8 को, COB हुआ इनका, तो उसके हिसाब से ये बनते हैं 6 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और मेरे पास जो बैलेंस शीट दे रखी है इन्होंने, ये बैलेंस शीट दे रखी है सर इन्होंने, जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 22 का है। तो बैलेंस शीट डेट मेरे पास है 31 मार्च 22 का, तो ये भी 6 महीने। तो अगर मैं COB के हिसाब से क्वेश्चन बनाता हूँ तो मेरी टाइम रेशो बनती है 1:1। बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा, सर क्या मेरी टाइम रेशो ठीक है? मैंने बोला कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ठीक नहीं है सर। क्वेश्चन के हिसाब से ठीक क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन का सबसे घटिया पॉइंट है, और वो है इसका B पॉइंट। सेल वाला पॉइंट ठीक है, क्योंकि सेल में इसने COB की बात की है। सेल वाले पॉइंट में इसने COB की बात की है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन इसका जो B पॉइंट है सर, मैं इस पे इतना, इसको पढ़ने के बाद इतना डिसअपॉइंट हो गया कि यार किसी किताब से क्वेश्चन उठा रहे हो, PC तुलसियान से उठाओ, RL, वैसे ये क्वेश्चन RL गुप्ता की बुक में भी है, और RL गुप्ता की बुक मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में खरीदी थी, पढ़ी है मेरे पास, 30 साल पुरानी किताब है, उसमें भी ये क्वेश्चन है। RL गुप्ता, राधा स्वामी। मैं किताबें कभी नहीं फेंकता सर, मेरे पास सारी लाइब्रेरी है, मेरे पास आपको जितनी पुरानी किताबें हैं, मेरे पास 11वीं कक्षा की किताब भी पढ़ी है अपनी, जब मैंने कॉमर्स ज्वाइन करी थी। KL नारंग कल्याणी पब्लिशर्स की है। उस टाइम पे हम 2 किताबें पढ़ते थे, एक नारंग साहब की और एक BK त्रिपाठी की। सर किसी ऑथर की किताब में से क्वेश्चन उठाओ, पूछो, मेरे बच्चों से पूछो, आप वो जवाब देंगे आपको। लेकिन क्वेश्चन ही गलत उठा लोगे तो वो बेचारे क्या करेंगे मुझे बताओ। टीचर भी हेल्पलेस, स्टूडेंट भी हेल्पलेस।
और 20 नंबर का क्वेश्चन प्री इनकॉर्पोरेशन में से, शर्म नहीं आती इनको, और वो भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। एग्जामिनर को लगा कि मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अरे भैया बी पॉइंट में क्या कह दिया इसने, देखो, द कंपनी डील्स इन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कंपनी एक ही तरह के प्रोडक्ट में डील करती है। द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड was reduced by 10% since 1st of August 21। मैं यहाँ तक भी सेटिस्फाइड हूँ कि COGS 10% घटा दिया गया है 1 अगस्त से, ठीक है। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने में हमारा COGS पर यूनिट हाई था, अगर 1 रुपया था, तो अगस्त से वो 90 पैसे रह गया। लेकिन क्वेश्चन है ये जो लास्ट के वर्ड अटैच किए ना, एज कंपेयर्ड टू दी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, इसमें पंगा है सर। क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की वर्डिंग मार्क कर गया, यानी जो 1 अगस्त है, जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है हमारी, भैया जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन की डेट पे ऑपरेट ही नहीं कर सकती, भाई कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, ये सारा पॉइंट कंपनी का है। अगर ये सारा पॉइंट कंपनी का है तो कंपनी तो COB से पहले ऑपरेट ही नहीं कर सकती, और ये आपको प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1 अगस्त के हिसाब से पॉइंट बता रहे हैं। यहाँ पे भी COB होना चाहिए था। कंपनी तो COB से पहले सेल परचेज कर ही नहीं सकती, अलाउड ही नहीं है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड आपको मार्क कर गया इस पॉइंट के अंदर कि जी 1/8 के हिसाब से चलो। यहाँ पे COB लिखा हुआ है, ऊपर वाला पॉइंट पढ़ो, जो टोटल सेल है पूरे साल की, वो कहता है जी बराबर हुई है डेट ऑफ COB तक। COB हमारा है 1/10, 1 लेकिन उसके बाद सेल हमारी बढ़ गई है 2/3 से, तो 2/3 से मतलब 1.67 हो गया वो। यहाँ तो पॉइंट ठीक है, सेल वाला पॉइंट तो COB के हिसाब से दे रखा कि जी COB तक तो सेल नॉर्मल है, COB के बाद आपकी सेल 2/3 से बढ़ गई है। प्रॉब्लम कॉस्ट वाले पॉइंट में है सर, ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। यहां प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड मार्क करने का क्या मतलब हुआ? कंपनी का तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड तब तक चलता रहता है जब तक कंपनी का COB नहीं आता। ये इस पॉइंट की वजह से सारा क्लेश हो गया सर। और जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उसको सेकंड पॉइंट में डाउट ज़रूर आया होगा कि यार ये सेकंड पॉइंट में 1 अगस्त क्यों मार्क कर रहा है और ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्यों बोल रहा है इसको, ऊपर वाले में तो COB के हिसाब से चलना है। तो सर ये सेकंड पॉइंट की वजह से ये सारा क्वेश्चन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से होगा। ये क्वेश्चन पक्का COB के हिसाब से होना चाहिए था, पर इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड पॉइंट की वजह से डिस्प्यूटेड हो गया सर, क्योंकि कंपनी COB से पहले तो कॉस्ट की और सेल की बात ही नहीं कर सकती। तो COB से पहले वाला पीरियड जो है प्रमोटर चलाते हैं। मेरी बात नहीं समझे, 1/8 को कंपनी बनी है, 1/10 को COB आया है, तो COB से पहले तो कंपनी ऑपरेट ही नहीं कर सकती। तो बिजनेस कौन चला रहा था? प्रमोटर चला रहे थे। कंपनी कहाँ चला रही थी? ये कंपनी की बात कर रहा है सर। सेकंड पॉइंट में लफड़ा हो गया सर, मैं इस पॉइंट को लेके बड़ा नाराज हूं इनसे। COB से पहले तो बिजनेस प्रमोटर ही चलाएगा, और COB से पहले का सारा प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, आप लॉ पढ़ लो, किसी लॉ के टीचर से कंसल्ट कर लो कि वो कहेगा हाँ सर ने सेक्शंस की रेफरेंस आपको बिल्कुल ठीक है। पहले सेक्शन 11 होता था, अब वो ओमिट हो गया, अब सेक्शन 10 ही आ गया। COB से पहले कंपनी ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकती। कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन अलाउड है, लेकिन वो सेल परचेज नहीं कर सकती कंपनी, अपने नाम से काम ही नहीं कर सकती, बिजनेस ही नहीं कर सकती कंपनी। ये कैसे बता गया कि 1/8 से पहले जो है वो कॉस्ट रिड्यूस हो गई और 1/8? अरे भैया कंपनी की बात तुम 1/8 से कर कैसे रहे हो? कंपनी की बात 1/10 से करो आप। कंपनी की बात आप 1/8 के साथ क्यों रिलेट कर रहे हो? इस पॉइंट की वजह से बेटे जो क्वेश्चन है, और इसीलिए मैं क्लास में बार बार कहता रहता हूँ क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन भगवान है। नॉलेज कितनी भी हो, क्वेश्चन भगवान है।
नॉलेज कितनी भी हो, क्वेश्चन भगवान है, क्योंकि क्वेश्चन से पंगा नहीं ले सकते। क्वेश्चन गलत है तो गलत है सर, क्या कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चों ने COB के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी, पर कुछ बच्चों ने सेकंड पॉइंट देखते इसको छोड़ दिया होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने सेकंड पॉइंट को COB के हिसाब से डील किया होगा। तो मैं उन बच्चों के लिए सर बड़ा ही मतलब पेनफुल सा लग रहा है मेरे को ये बताना कि है तो सर गलत। देखो ये क्वेश्चन PC तुलसियान में से उठाया गया, अगर एग्जामिनर ने उसका आंसर भी उठा लिया, सुन लो मेरी बात, जिस बंदे ने वहाँ से क्वेश्चन उठाया है और उसका आंसर भी उठा लिया, तो ये क्वेश्चन उन्होंने इनकॉर्पोरेशन डेट के हिसाब से सॉल्व किया हुआ है PC तुलसियान में, फिर तो उस बच्चे को नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर एग्जामिनर हुआ समझदार और उसने अपना आंसर फ्रेम किया होगा, मेरी बात समझ रहे हो, जिसके चांसेस कम हैं, क्योंकि यहाँ सर नकलबाज लोग बैठे हैं, जाली लोग बैठे हैं यहाँ। क्वेश्चन उठाया, आंसर उठाया, मैंने बच्चों को पेपर बना के, अरे CA के पेपर ले रहे हो, कुछ तो नया बनाओ। अगर तो आंसर वहीं से आया, फिर तो सर COB के हिसाब से क्वेश्चन हो नहीं सकता। उन्होंने सेकंड पॉइंट का रेफरेंस देके इनकॉर्पोरेशन डेट के हिसाब से बनाया हुआ है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सर इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाना चाहिए था। चलो पूछ लिया, तो अगर PC तुलसियान की अगर मैं बात करूं, जिंदल सर क्या हमें अब कोई टेक्स्ट बुक भी लगानी चाहिए? अरे नहीं लगानी चाहिए, टेक्स्ट बुक नहीं कोई पढ़नी, स्टडी मैट, RTP, MTP और सजेस्टेड आंसर, पास्ट एग्जामिनेशन, बस। क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे? अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन होता तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते? बच्चों ने क्या रेशोज नहीं बनाए होंगे? कहीं से पूछ ले क्वेश्चन, हमने पढ़ा हुआ है। पर अगर ये ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेगा सर, तो ये जो B पॉइंट है, इसकी वजह से ये साफ साफ कह गया कि ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है सर। तो 1/8 की रेफरेंस ली है इसने आंसर के अंदर। मुझे बहुत ही दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है, मैंने इसीलिए आपको रिव्यू लेट कर दिया सर। इन्होंने COB के हिसाब से नहीं, इनकॉर्पोरेशन डेट 1/8 के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ये 4 मंथ्स है, ये 8 मंथ्स है। और अगर हम मुझसे पूछें सेल्स रेशो, तो सेल्स रेशो में मैं बोलूँगा 4:1, 8:1.67, ये तो 4 ही आएगा। देखना पड़ेगा, लिखता हूँ इसमें, ठहरो। अगर मुझसे पूछे कि सेल्स रेशो, तो पहले मैं मंथ लिखूँगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। 1 1 1 1 1 1, COB तक तो कहते हैं 1 है, उसके बाद 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67, ये बन गया 4, ये बन गया 12, 4:12, 1:3, ये बन गया सेल्स रेशियो। COGS रेशो, COGS आपको पता है सेल माइनस COGS ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशो में बांटते हैं हम? सेल्स रेशो में। तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है आपका सेल माइनस COGS, ये भी सेल्स रेशो, ये भी सेल्स रेशो, लेकिन COGS जो है हमारा 4:12, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 90 से, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन तक तो आपका कॉस्ट पूरा है, उसके बाद 90% रह गया, तो ये तो 4 ही आएगा। ये 1080 40
ये 10, 27। बाकी तो रेशो आपको पता ही है सारे, बस इसमें टाइम रेशो 1:1 की जगह 1:3 लेना था, 4:12, 4:8 टाइम रेशो हाँ 1:2 आएगा। ठीक है जी, ये वर्किंग बननी थी। ये क्वेश्चन का जो सेकंड पॉइंट है, ये सारा क्लेश उसकी वजह से है, उसमें प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1 अगस्त के हिसाब से मार्क किया हुआ है, जो कि गलत है। क्वेश्चन COB के हिसाब से होना चाहिए था, पर इंफॉर्मेशन आपकी जो है सेकंड पॉइंट में COGS की, वो प्री इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है सर। अगर इंस्टीट्यूट को आप मेल लिखो कि जी हमें ग्रेस मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है। उसमें आप लिखो मेल में कि कोई भी कंपनी COB से पहले ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकती, तो ये क्वेश्चन आपका पहले पॉइंट में COB ले रहा है, दूसरे पॉइंट में आप इनकॉर्पोरेशन डेट ले रहे हो, विच इज़ गलत, विच इज़ रॉन्ग। आप मेल लिखो ICAI को, ICAI की नॉलेज में जब ये मेल जाएगी लगातार, मैं कह रहा हूँ जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को एक मेल लिख दो कि जी ये क्वेश्चन गलत आया था आपका। गलत सिर्फ ये मत लिखना गलत आया था, उसमें रीजनिंग बताना आप कि कोई भी कंपनी COB के हिसाब से, तो देखो क्या रिप्लाई करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है सर। बाकी सारा पेपर नॉर्मल था। तो मैं मानता हूँ कि अगर मान लेते हैं बच्चे का 20 नंबर का पेपर ख़राब हो गया, अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो, उसके बाद 80 नंबर का पेपर है, एग्जाम्शन के चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि 80 में से 80 भी नंबर आ सकते हैं अगर आपका बाकी का पेपर ठीक है। तो अकाउंट्स में पूरे नंबर आते हैं। और मैं कई बार बोलता हूँ क्लास में, मैंने अपने 22 साल के करियर में 5 बार स्टूडेंट्स के 100/100 देखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और पेपर्स को जो बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है वो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखे, ये मुझे शुरू में बोल देना चाहिए था, क्योंकि रिव्यू देखने के बाद सर देखो जिस बच्चे का आंसर टैली हो रहा है वो खुश हो जाता है, जिसका नहीं हो रहा वो उदास हो जाता है। उदास नहीं होना, क्यों नहीं होना उसका रीज़न बताता हूँ। आप मेरे बच्चे की तरह हैं, जो बात मैं जतिन को कहता हूँ वो मैं आपको बोलूँगा, पढ़ाई आपके लिए बनी है, आप पढ़ाई के लिए नहीं बने। हेल्थ इज़ वेल्थ, खुश रहना ज़रूरी है। जो हमारी तकदीर में लिखा है, हमारी मेहनत में लिखा है, हमारे हाथों में है, वो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलना ज़रूर है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट बोला है कि अर्जुन युद्ध करना तेरा काम है, रणभूमि में युद्ध करना तेरा काम है, लेकिन युद्ध का परिणाम तेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में, मैं देख लूँगा। अगर भगवान ये बात कहते हैं तो सर मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिल छोटा नहीं करना, मेहनत अपनी कंटिन्यू रखनी है। इंटर से फाइनल में जाओ, इंटर के पेपर दोबारा दो, मेहनत से देनी है आपने, और लगे रहोगे तो कुछ पा जाओगे। और मैं जब रिज़ल्ट आता है ना, तो रिज़ल्ट के बाद भी बच्चों को ये बात बोलता हूँ। मान लो कि बच्चा फेल हो गया, उसका दिल छोटा हो गया, सर मैं फेल हो गया, ये दिल पे नहीं लेना। फेल होते हो तभी तो पास होने की कीमत का एहसास होता है बच्चे। पास्ट में मुड़ के नहीं देखना, पास्ट को देखते रहोगे और फ्यूचर के लिए एफर्ट्स नहीं करोगे, आगे फिर रिज़ल्ट सेम रहेगा आपका, फिर क्या करोगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, और नई दिशा में नई मेहनत के साथ। हमने भी ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत रिजेक्शंस देखे हैं, मैं आपको सच कह रहा हूँ ये बात। मैंने बहुत रिजेक्शंस देखे हैं मैंने अपनी लाइफ के अंदर। आप यकीन मानेंगे 2002 से लेके 2008 तक 6 साल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। जब मैं लक्ष्मी नगर में CA की क्लासेस में अकाउंट्स पढ़ाने आया था, 11 टीचर थे अकाउंट्स के यहाँ, मैं 12वां था, एज भी कम थी उस टाइम पे, और पढ़ाना शुरू किया था मैंने CA फाइनल को। बच्चे हंसते थे मेरे ऊपर, अरे यार कल का लड़का है ये फाइनल को पढ़ाएगा। 6 साल मैंने फ्री पढ़ाया, और जब फ्री स्टूडेंट्स का मेरा एक्यूमुलेशन बढ़ गया तब जाके लोगों ने मेरे को रेकमेंड करना शुरू किया। तो सर कोई भी बंदा कामयाब होता है सर एक दिन में होता ही नहीं। अगर मैं छोड़ जाता, 6 साल लगा हुआ था, शादी हो गई थी, जतिन हो गया था, कमाता क्या था, आप यकीन ही नहीं मानेंगे, कभी मेरी ज़िंदगी में मेरी जेब में 50,000 रुपये इकट्ठे नहीं हुए। लगे रहे तो सब कुछ पा लिया। आज लोग कामयाब कहते हैं, हट जाते हैं दिल तोड़ के, यार ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, यार जॉब कर लेते हैं, ये कर लेते, नहीं, एक ही काम में लगे रहो, सक्सेस आपको मिलनी है। तो जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ो। मैं आप बच्चों को इतनी बात ही अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ
कि बाकी का जो 80 नंबर का पेपर है वो आपके हाथ में है अभी, और मुझे लगता है कि ICAI को ये पॉइंट कंसिडर करना चाहिए और थोड़े बहुत नंबर आपको देने चाहिए। बाकी तो सर इंस्टीट्यूट है, बेरहम है, आपको बता रहा हूँ, राइट। ये पूरा रिव्यू था जी पेपर का, मेरी तरफ से सारा काम अब नक्की है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, हेल्थ इज़ वेल्थ, हैप्पीनेस इज़ एवरीथिंग। सब टाइम निकल जाता है, बंदा CA बन जाता है, लेकिन जो आप टाइम रो के काटोगे वो नहीं वापस आना। ओए रोना नहीं है यार, ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, एग्ज़ाम बहुत छोटी चीज़ है। मैं लोगों को सुनता हूँ यूट्यूब पे, सीरियस हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो, CA करनी है तो डैडी, अरे पेपर ही तो है, क्यों बच्चों को जंग पे भेज रहे हो यार। लाइफ को मुझे पता है आपको मेरी बातें भी समझ में नहीं आएंगी, आपको लगेगा सर आप तो सब कुछ करके बैठे हो इसलिए आसानी से बोल रहे हो, नहीं, लाइफ के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैं आपको। खुश रहना सबसे बड़ी चीज़ है, खुश रहोगे भगवान खुश हैं, आपको आगे काम मिल जाएगा यार, क्यों टेंशन लेते हो जाएगा सब कुछ ठीक। मेहनत नहीं छोड़नी, बस मेहनत करो, नॉलेज लो, आगे बढ़ो, दैट्स इट। ये बात तो मस्ट है, लेकिन फ्यूचर के बारे में सोच के अपना खून जलाते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है सर, राइट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। सेकंड ग्रुप का पेपर हो जाएगा, उसका भी रिव्यू दे दूंगा आपको मैं।